खालिद साहब, आपको लगता है कि ईरान की भी जो एक फॉरेन पॉलिसी रही है, जिसमें बहुत हद तक वो आइसोलेट रहा है क्योंकि सैंक्शंस भी लगे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, फिर गल्फ कंट्रीज के साथ ऑब्वियसली उनकी उस तरह के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, डू यू थिंक वो भी रिविजिट करेंगे अपनी पॉलिसी को? और इसमें क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है कि जितने भी अलाइज हैं वो मेनली तो लगता है कि यूएस की बात हो रही है, लेकिन जो ईरान के अलाइज हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में, चाहे होतीज़ हो, हमास हो, हजबुल्ला, क्या आपको लगता है उस पॉलिसी पे नजरसानी करेगा और ईरान भी जो है वो डिप्लोमेसी को फरोग देगा? क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियां के साथ जब पाकिस्तान आए तब भी उन्होंने कहा कि जंग से बेहतर डिप्लोमेसी है, तो आपको लगता है कि वो भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करेंगे? देखिए, ईरान ने तो यही साबित किया है कि वो प्रेशर में कभी नहीं आए और हमेशा डिप्लोमेसी एक दफ़ा अमल दरामद हुई। मैं मिसाल से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ कि ईरान रोनाल्ड रेगन के ज़माने से प्रेशर डाला गया था। रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला ईरान, मैं बताता हूँ कि कहाँ प्रेशर ले लिया ईरान ने। रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला तो इन्होंने हिज़्बुल्लाह बनाई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन आए, उन्होंने प्रेशर डाला तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उन्होंने कहा था ये एक्सेस ऑफ ईविल है, आपको याद होगा। जी। तो ईरान ने उस वक़्त अपना क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल शुरू कर दिया। 2 सुदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया। एक जिमी कार्टर, जिन्होंने ऑपरेशन किया था अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करवाने के लिए, जो 52 आईआरजीसी ने होल्ड किए थे, अमेरिकन एम्बेसी के लोग, अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ये हुआ था 24-25 अप्रैल 1980 को, बुरी तरह फेल हुआ था। और तमाम उसमें 6-8 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, सी-130 टकरा गया, मौसम भी खराब हो गया और बुरी तरह नाकाम हुआ और 52 हॉस्टेजेस में से कोई भी रिहा नहीं कराया जा सका था। उस ऑपरेशन की वजह से कहा जाता है कि जिमी कार्टर उसी साल 1980 में होने वाला इलेक्शन सेकंड टर्म का हार गए थे। हम्म। एक ये दूसरा ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है और एक नहीं 2 दफा लिया है 1 साल के अंदर, और ये तारीख हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा हैं जिन्होंने जेसीपीओए के तहत इनसे एग्रीमेंट करवाया था। हम भूल जाते हैं, हमें रिफ्रेश करना चाहिए कि अब हम थ्रू आउट डिबेट प्रेसिडेंट ट्रंप वो 400 या 440 किलोग्राम न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल की बात कर रहे हैं। ईरान ने जेसीपीओए के तहत तकरीबन 8 टन एनरिच्ड न्यूक्लियर रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। तो ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। यानी थ्रू नेगोशिएशन तो किया था, और उसके अलावा जब भी आपने थ्रेट किया है, इनको मिलिट्री एक्शन लिया है, वो फायर बैक ही हुआ है या बैक फायर कर दिया। क्योंकि तो आपने ये जेसीपीओए का जिक्र किया, इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप कहते थे हॉरिबल डील है, वन साइडेड है, एंड इट इज अ रोड टू न्यूक्लियर वेपन। अब आपके ख्याल में अभी तो कोई डील नहीं है, एक एमओयू है, लेकिन क्या वो एक बेहतर है, मतलब इस लिहाज से बेहतर है कि अगर ईरान पे हमला कर दिया, जंग छेड़ दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद क्या उनको कोई बेहतर डील मिली है जेसीपीओ के मुकाबले में? जी, बिल्कुल, मेरा मानना, ये बहुत अच्छा सवाल आपने लिंक किया। देखिए, बुनियाद इसको कहा था उन्होंने कि वर्स्ट डील इन अमेरिकन हिस्ट्री कहा था जेसीपीओ का। अब जो अब कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ? थोड़ा-सा एक और मैं टच करना चाहता हूँ, डिफरेंट एंगल जो आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं सबमिट करता हूँ आपको। देखिए, इस्लामाबाद में शुरू हुआ था इस्लामाबाद अकॉर्ड, फिर हुआ इस्लामाबाद एग्रीमेंट, फिर हुआ एमओयू, फिर हुआ लेटर ऑफ इंटेंट। डाउनग्रेड होते गए इंटेंसिटी ऑफ द एग्रीमेंट, और अब एमओयू का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई भी मुल्क किसी वक्त भी मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकता है। डाउन प्ले क्यों किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट एक चाहते नहीं थे कि ऑब्लिगेटरी एक एग्रीमेंट करें जिससे सही। उनकी ऑपोजिशन उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे और उनकी अपनी लूज हो वो वेटेज और इन्फ्लुएंस। उन्होंने एमओयू का नाम दिया ताकि कुछ अरसे पे मीडिया में क्रिटिसिज्म फेड आउट होता जाएगा और एक कन्वर्जेंस हो जाएगी, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि वो मूव ऑन कर जाएंगे और कहेंगे कि जीसीसी के ममालिक जाने और अरब मुल्क जाने और ईरान जाने, राइट। ताकि वो एक क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मुझे लगता है उन्होंने टाइम बाय किया है बाय नेमिंग इट एमओयू। लेकिन हम कंक्लूड कर चुके हैं कि वो भी अमेरिका के हक में नहीं है। राइट। कामरान साहब, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ये कहा है, हम पीस मेकर तो बन गए, अब हमें मुआशी ताकत बनना है। ज़रा बताइएगा क्या इसके कोई इम्कानात, कोई असरात नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जंग खत्म करने के हवाले से तो हमारा रोल कलीदी रहा है, और हम ये कहते रहे कि जंग खत्म होगी तो इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक पीस होगा, और उसके फ़वाइद तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे पाकिस्तान को भी, जैसे दूसरे ममालिक को मिलेंगे। ओवर एंड अबव आपको लगता है कोई माशी ताकत बनने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता निकला है, कोई राह हमवार हुई है? मेरे ख्याल में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बहुत है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी के मैदान में देखें तो ये बिल्कुल गैर मामूली हमारी कामयाबी है। बट अनफॉर्चुनेटली माजी में भी हमें हमें ऐसे मौके मिले कि क्या इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएं, जो डिविडेंड पोटेंशली हमें मिल सकते हैं उससे हम फायदा उठा पाएं। ये मेरे ख्याल में आप देखने वाली बात है। आई थिंक एक बड़ा लेजिटमेट लोगों की एक्सपेक्टेशन है, कंसर्न है
कि अगर हमने इतनी एफर्ट की है, और जो हमने एफर्ट की है हमारी जो बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सबसे पहले तो हमारा जो पर्पस था कि हम इस जंग को रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान हमारा नेबर है, और अगर ये जंग ना रुकती तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरह से। लेकिन उससे जब आगे हम बढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि जो हमारी लीडरशिप है, दे मस्ट बी थिंकिंग ऑन दीज़ लाइन्स कि किस तरीके से ये जो एक आइडियल सिचुएशन अगर आगे बनेगी और वाक़ई ये ख़त्मी मुआहदा होता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और फिर मेरा ख्याल है कि जो सबसे की एलिमेंट होगा, ये भी चीज़ देखने वाली है कि ईरान जब उनके ऊपर सैंक्शंस थी और इतनी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने एडवर्सरीज़ को इतना टफ टाइम दिया। तो ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि सम टाइम जब आप इस तरीके से आपको फ़तह मिलती है और परसेप्शन भी दुनिया में आपकी इस तरह से बढ़ती है, तो ईरान अगर उसको इस तरीके से मौका मिलता है, तो एम्बोल्डन होंगे, तो क्या वो रीजन के ममालिक के लिए एक खैर की खबर लाएँगे, या फिर जब एम्बोल्डन होंगे तो अगेन दे कैन बिकम सीरियस ट्रबल फॉर अदर्स। एंड आई थिंक ये एक सबसे बड़ा जो कंसर्न जीसीसी कंट्रीज में भी इस वक्त है। और अगर आप इसीलिए देखें, जो मार्को रूबियो की वहां पे मुलाकात हुई, तो एक जो कंसर्न था जिसमें उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की कि हम ईरान के साथ जो भी डील करेंगे उसमें जो जीसीसी की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक अभी भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ, नंबर वन, कि ये एक पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है उसको हमने दाखिली तौर पर किस तरह से कैश करवाना है। एंड सेकेंडली, कि अगर ये डील होती है तो फिर ईरान और गल्फ कंट्रीज और बाकी रीजन के ममालिक के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हुए उससे भी हमने फायदा उठाना है। मलिया साहब, एक आम आदमी भी यही सवाल करता है कि ठीक है, हम एक पीस मेकर तो बन गए, दुनिया में हमारी तारीफ भी हो रही है, लेकिन इससे मुल्क को क्या मिलेगा, आवाम को क्या मिलेगा, क्या हमारे हालात बेहतर होंगे? आपके ख्याल में क्या ये वाकई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है या इसका कोई कोरिलेशन बनता नहीं है इस बात से? मेरा ख्याल है बिल्कुल अनरियलिस्टिक है ये। और ये फिर वापस उस पैराडाइम में जाती है जो कि आप बाहर के लोगों पे रिलाय करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। इसको, ये जो आदत बन गई है हमारे रूलिंग एलीट्स की, जियोपॉलिटिकल रेंट्स अर्न करना, ये मेरा ख्याल है ख़त्म होनी चाहिए। देयर इज़ ओनली वन वे टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान इकोनॉमी, और वो है थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पाकिस्तान की तकदीर बाहर से नहीं बदल सकती। इंपॉर्टेंट बात की आपने खालिद साहब, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद ईरान से, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाए, हमें गैस मिल जाए, ऑयल मिल जाए, अमेरिका हमसे शायद ट्रेड बढ़ा दे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। डू यू थिंक ऐसा कुछ होने जा रहे हैं? मैं अग्री करता हूँ मलिया साहब की बात से कि ये हमारे अपने इंटरनल इशूज़ हैं और हमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पर लेकिन एक होप होती है कि शायद बैरून मुल्क से कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो हमें कोई ट्रेड डील्स वगैरह कुछ हो सकता है हमारे फेवर में। नहीं, शहजाद साहब, बड़ा सिंपल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मलिया लोधी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर मुल्क अपनी एक कन्वर्जेंस ढूंढता है। देखिए, चाइना इतना सब्सिडाइज तेल ऑलमोस्ट ईरान से रोजाना की बुनियाद पर 1.38 बिलियन लेता रहा है, इसलिए कि कोई और ले नहीं सकता था। और वो एक्सपोर्ट थी तकरीबन ईरान की 85%, ऑल्दो वो चाइना के लिए सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। सही। तो कन्वर्जेंस की मैं मिसाल दी। अब पाइपलाइन तो वो है जो हमने आज तो नहीं फाइंड आउट किया कि हमें तेल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन लेनी चाहिए, ये तो सस्पेंडेड है। और ये सस्पेंडेड थी बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, इंटरनेशनल प्रेशर्स, जो भी वजूहात थी, उसमें हमें डिविडेंड्स निकल सकते हैं, उस पर हर मुल्क का हक भी है। और जाहिर है, अगर सिर्फ हमें तेल की पाइपलाइन मिलने की और गैस पाइपलाइन बिक जाए तो बिजली सस्ती होगी, हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमिकल हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज वाइबल हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारी डॉलर प्राइसेस और आईएमएफ पे हमारी डिपेंडेंसी और बेल आउट पैकेजेस का इंतजार नहीं करेंगे, और फिर दोस्त ममालिक की हम मिन्नतें नहीं करेंगे कि रोल ओवर कर दें। तो आई थिंक इकोनॉमी कैन बी ऑब्वियसली अपलिफ्टेड डेफिनेटली थ्रू आवर इंटरनल रिफॉर्म्स, लेकिन जहां पे हमें डिविडेंड्स मिल सकते हैं वो जरूर लेने चाहिए। चलें, लेट्स सी इसके कोई डिविडेंड्स हमें इस लिहाज से मिलते हैं या नहीं।